नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी के दानवीर कर्ण का नाम क्या आप जानते हैं? ये वो कर्ण है, जब बीजेपी को चंदा देते हैं तो उस राशि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमने तो किसी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं को इतना पैसा दान करते कभी नहीं देखा। अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दान देने की प्रेरणा आप किसी से ना लें, बीजेपी के बड़े नेताओं से ही ग्रहण करें। आपका पैसा भी बचेगा। अव्वल तो जिस पार्टी को चंदे से 12,930 करोड़ मिला हो, वह अपने कार्यकर्ताओं से चंदा क्यों मांग रही है और उसके बड़े नेता इतना इतना पैसा क्यों दान कर रहे हैं। लेकिन यह मत समझिए कि पार्टी के खजाने में 12,930 करोड़ आया है, क्योंकि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1,000 रुपया चंदा दिया है। 1,000। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे और उन पत्रकारों की भी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा फोड़ दिया। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल के सब्सक्राइबर की संख्या 90 लाख होने जा रही है। मुमकिन है जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगा 90 लाख की संख्या हो चुकी होगी। यह आपकी कामयाबी है, तो आपको बधाई। अब हम आते हैं आज के मूल विषय पर। यह उसी की रसीद है जो बीजेपी के अध्यक्ष ने खुद ट्वीट की है। इस पर 1 मार्च 2024 की तारीख लिखी है। 1,000 की इतनी बड़ी राशि दान करने वालों में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी हैं और स्मृति ईरानी भी। 2019 के हलफनामे के अनुसार स्मृति ईरानी की संपत्ति 8 करोड़ बताई गई है। स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल 10 साल से मंत्री हैं। इन दोनों ने 1,000 की रसीद कटा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने तो 2-2 हजार रुपए चंदे में दिए हैं और यह इसी की रसीद है। इन दोनों की बराबरी केवल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। उन्होंने भी 2,000 रुपए की रसीद कटाई है। सभी के डिटेल तो हमारे पास नहीं है, सभी मंत्रियों के, लेकिन यही ट्रेंड है तो लगता है मोदी मंत्रिमंडल से चंदे की राशि 1 लाख भी नहीं पूछ पाएगी। इन मंत्रियों की आगवानी में जिले का भाजपा कार्यकर्ता न जाने कितने पैसे फूंक देता होगा घोड़ा गाड़ी और भीड़ के इंतजाम में, मगर इन लोगों ने हजार रुपए देकर अपनी जो दयावानी दिखाई है वो गजब की है। कोई ये ना कहे कि छिपा कर दिया है, इसलिए इन लोगों ने बाकायदा रसीद ही ट्वीट कर दिया। 12,930 करोड़ का चंदा हासिल करने वाली पार्टी के इन गरीब नेताओं की जेब से पार्टी ने 1,000 रुपए निकलवाने का जुल्म ही क्यों किया? क्या पार्टी अपने फंड से इन्हें 5, 10 या 1 लाख रुपए नहीं दे सकती थी, ताकि दिखाने के लिए ही सही बड़े नेताओं की दान की राशि थोड़ी बड़ी हो जाती? वो भी यह चंदा विकसित भारत बनाने के लिए दिया जा रहा है। हम आज जान पाए कि इनके 5-10 हजार रुपए से इतना बड़ा देश विकसित बनने वाला है। आप भी रवीश कुमार ऑफिशियल देखा कीजिए, वरना बिना जाने ही विकसित भारत में प्रवेश कर जाएंगे। NarendraModi.in/donation ये लिंक है, जिसे चटकाने पर एक पेज खुलता है जो लैपटॉप पर अलग दिखता है, फोन पर अलग। लैपटॉप पर लिंक खोलने से आप 5, 50, 100, 500, 1,000, 2,000 के विकल्पों में डोनेशन दे सकते हैं। इसमें आपसे ईमेल मांगा जा रहा है, फोन नंबर मांगा जाता है, लेकिन यही वो पार्टी है जिसने चुनाव आयोग से कहा कि बॉन्ड कौन दे गया इसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया। नियम तो यही है कि 2,000 रुपए तक का चंदा देने वाले को पहचान बताने की जरूरत नहीं, मगर यहां ईमेल और फोन नंबर मांगे जा रहे हैं। किससे? जो 5 और 50 रुपए का चंदा दे रहा है। और 1 करोड़ का बॉन्ड कौन दे गया, बीजेपी उसका रिकॉर्ड नहीं रखती है। यही तो कहा है चुनाव आयोग को। क्या आपको गेम समझ आया? कांग्रेस और अन्य दलों ने भी ऐसी दलील दी है, मगर फोन पर खोलने से एक और ऑप्शन भी खुला, जिसमें लिखा है कि अगर आप 2,000 से अधिक का डोनेशन देना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। इसके बाद अलग से एक पेज और खुलता है। 20,000 से अधिक का चंदा देना हो तो आपको पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। यही नहीं, 1 करोड़ तक का चंदा देने की भी सुविधा इस वेबसाइट में बना दी गई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्मृति ईरानी तक के पास 2,000 से अधिक और 20,000 से अधिक चंदा देने का विकल्प था। जब मंत्री अपनी रसीद सार्वजनिक कर रहे हैं तो जाहिर है उन्हें अपनी पहचान बताने से दिक्कत नहीं, और वो यह भी समझते होंगे कि बताना चाहिए। फिर बीजेपी ने चुनाव आयोग को क्यों कहा कि करोड़ों के बॉन्ड कौन दे गया,
उन्हें नहीं पता, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया। 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए चंदा अभियान चला था। तब बीजेपी खुद ही दानकर्ताओं की तस्वीर ट्वीट किया करती थी। 22 फरवरी 2014 का यह ट्वीट है कि आकाश गर्ग ने मोदी फॉर पीएम फंड को दान दिया है, वे 500वें नंबर के दानदाता बन गए हैं। अगले दिन ट्वीट होता है, यह तस्वीर श्याम शर्मा की है। बताया जाता है कि मोदी फॉर पीएम फंड को डोनेट करने वाले ये 1000वें व्यक्ति बन गए हैं। तब बीजेपी अपने दानदाताओं की तस्वीरों के साथ जानकारी देती थी, लेकिन जब पारदर्शिता के नाम पर बॉन्ड का कानून लेकर आई, तब पार्टी ने कह दिया कौन बॉन्ड देकर गया उसकी जानकारी नहीं। उम्मीद है जोश में आकर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति ना दान कर दी हो। उसे पता रहना चाहिए कि बड़े नेता जब 1,000 2,000 दे रहे हैं तो उसे कितना देना चाहिए। गनीमत है कि इन लोगों ने ज्यादा नहीं दिया, वरना 12,930 करोड़ का हिसाब इनके ही चंदे से भर जाता। लॉटरी किंग और एनर्जी ड्रिंक वालों का सैकड़ों करोड़ रुपया बेहद मामूली सा नजर आता। 2018 से 2023 के बीच 20 दलों को जो चंदा मिला है, उसमें सबसे अधिक चंदा बीजेपी को मिला है, 12,930 करोड़। राजनाथ सिंह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यानी 2014 के पहले, तब उन्होंने मोदी फॉर पीएम फंड के लिए पार्टी के चुने गए सांसदों, विधायकों और पार्षदों से अपील की थी कि 1 महीने की अपनी सैलरी दान कर दें। सोचिए, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए इन लोगों ने 1 महीने की सैलरी दी और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 2000 का चंदा दिया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने कहा था बीजेपी उनकी मां है। मित्रों, नेशनल काउंसिल की मीटिंग में मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ये अनुरोध किया था कि मोदी फॉर पीएम फंड के लिए कम से कम 1 माह के वेतन डोनेट करने का वह कष्ट करें। मैं समझता हूं कि आप सभी का सहयोग प्राप्त होगा। मैंने स्वयं अपने 1 माह के वेतन को मोदी फॉर पीएम फंड के लिए डोनेट किया है। उम्मीद है जिन लोगों ने चंदा दिया, पार्टी के लिए काम किया, उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा होगा कि कांग्रेस से विधायक आकर उनकी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग भी चंदा देकर आते होंगे या ईडी के डर से अपनी संपत्ति साथ लेकर आ जाते होंगे बचाने के लिए। क्या कोई फ्री में ईडी से किसी की संपत्ति बचाएगा, वो भी विरोधी दल के नेता की? राष्ट्रहित में प्रश्न पूछ रहा हूं। एक वजह यह भी हो सकती है, जिन नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनवाकर जिस बीजेपी को 8,251 करोड़ का चंदा केवल बॉन्ड से दिलवा दिया, वे उसके फंड में अपनी जेब से ज्यादा पैसा क्यों दे? 2000 बहुत है। 8 दिसंबर 2018 का यह पोस्टर है। बीजेपी ने इस पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल से लॉन्च किया। इसमें भी सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। लिखा है कि वे सैनिकों के लिए काम करते हैं, सुरक्षित भारत के लिए साथ आइए। इस पर यह भी लिखा है कि उन्हें चंदा देकर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। यह तो बीजेपी ही बता सकती है कि कितने दानकर्ताओं को प्रधानमंत्री से मिलवाया गया, मगर यह जरूर जानते हैं कि सैनिकों की तस्वीर लगाकर चंदा मांगा गया। और इस अभियान के 4 साल बाद 2022 में अग्निवीर योजना लाई जाती है और सेना में जवानों की नौकरी 4 साल की कर दी जाती है। भाजपा ने 25 दिसंबर 2021 से लेकर 11 फरवरी 2022 तक एक अभियान चलाया। इसका नाम था कैंपेन टू मेक इंडिया ग्रेट। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से लेकर दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के बीच 5 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का चंदा देने का प्रावधान था। इसके अलावा 2018 में धनतेरस के अवसर पर भी चंदा अभियान लॉन्च हुआ और बीजेपी के लिए फंड मांगा गया। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लागू हुआ। उस साल बीजेपी ने अपनी पार्टी की तरफ से कई प्रकार के चंदा अभियान चलाए। 2017-18 से 2022-23 के बीच बीजेपी को सदस्यता शुल्क और आजीवन सहयोग निधि से 209 करोड़ रुपए मिले। इसमें से 170 करोड़ आजीवन सहयोग निधि से मिला। 2018 से अप्रैल 2019 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला, इसकी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर सोच समझकर फैसला लिया गया है। उसके आदेश में इस दौरान की जानकारी शामिल नहीं है। राजनीतिक दल चंदा अभियान चलाते ही हैं। जब पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के, खुद चंदा देते हैं तो बताते हैं, ट्वीट करते हैं।
कोई आम दानकर्ता चंदा देता है उसके बारे में भी बता देते हैं, फोटो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन कॉरपोरेट ने, कंपनियों ने चंदा दिया इसके बारे में नहीं बताते। रेड के बाद जब चंदा दिया उसके बारे में भी नहीं बताते, विचित्र सा तर्क ले आते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो 6 लाख से अधिक का चंदा दे दिया। जयराम रमेश सहित कई नेताओं ने 1,38,000 का दान दिया और सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्होंने पैसे दिए हैं। कांग्रेस के पास 2,000 करोड़ से कम पैसा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है, इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला है, जो चंदे से मिला है। पार्टी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। यही नहीं, आयकर विभाग के कांग्रेस के कुछ खातों पर रोक लगा देने से मुश्किल में पड़ गई है। भारी जुर्माना भी लगाया गया है। कांग्रेस हारी हुई पार्टी है, 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है, राज्यों में भी उसकी सरकारें घट गई हैं, लेकिन उसके नेताओं ने चंदा अभियान शुरू किया तो 1,000 2,000 नहीं, 1-1 लाख रुपए दिया। राजनीतिक दलों को चंदा कहां कहां से मिलता है, कब कब मिलता है और कितना मिलता है, इसकी सही जानकारी बहुत मुश्किल है। इलेक्टोरल बॉन्ड से यह पता तो चलता है कि बीजेपी को 8,251 करोड़ मिला। इसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट, नगद, बैंक ट्रांसफर से मिली रकम जोड़ दें तो यह राशि 12,930 करोड़ हो जाती है। स्क्रोल की वेबसाइट ने ऑडिट रिपोर्ट देखकर यह हिसाब निकाला। बॉन्ड को लेकर बहुत सवाल हो रहे हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि चंदा बॉन्ड से ही मिलता है। फिर भी घोषित तरीके से किसी पार्टी के पास करीब 13,000 करोड़ हो और उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के पास 2,000 करोड़ से कम हो तो इसका असर चुनावों पर दिखेगा। कांग्रेस प्रचार में पिछड़ी नजर आएगी। हर तरफ बीजेपी का ही विज्ञापन नजर आएगा। एडीआर की रिपोर्ट है कि 2020-21 और 2022-23 के बीच बीजेपी की आमदनी 23% से अधिक बढ़ गई। 1917 करोड़ से बढ़कर 2,360 करोड़ हो गई। 2022-23 में राष्ट्रीय दलों को जितना पैसा मिला उसका 77% पैसा बीजेपी को मिला। बीजेपी को मिला 1917 करोड़ और कांग्रेस को मिला 541 करोड़। किसी भी तरीके से देखिए, बीजेपी पैसे के मामले में सभी दलों से आगे निकल चुकी है। उसके पास इतना पैसा है कि वह अपने कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन दे सकती है और पार्टी पदाधिकारियों को वेतन दे सकती है। 12,930 करोड़ की राशि सामान्य नहीं है। यही नहीं, दूसरे दलों के पैसे वाले उम्मीदवार ईडी वगैरह की जांच से डरकर बीजेपी में आ जाते हैं। इस तरह विपक्ष को आर्थिक रूप से ही नहीं, उसके मानव संसाधनों से भी कमजोर कर दिया जाता है, उनका अगवा कर लिया जाता है। ईडी के डर से बीजेपी में जाने वाले नेताओं को दल बदल के रूप में देखा जाता है, मगर यह दल बदल नहीं है, एक प्रकार का अपहरण है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को अगवा किया जा रहा है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। यह तो ज्ञात राशि है। राजनीतिक दलों तक पैसा कई तरीके से पहुंचता है, उनका हिसाब इसमें शामिल नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो भी जानकारी आई है वो अभी बहुत कम है। अभी ना जाने क्या क्या जानना बाकी है। चंदे के धंधे का पर्दाफाश करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने एक और नई जानकारी हासिल की। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान भी सरकार ने बॉन्ड छापे हैं, 1-1 करोड़ के 8,350 बॉन्ड। अब यह जानने में जुटना होगा कि इसे किसने
भुनाया किसे मिला? लोकेश बत्रा ने एक और जानकारी हासिल की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड छापने का कमीशन ले लिया है। 13.5 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर लिए हैं। यह पैसा भारत के आम करदाताओं की जेब से गया। बत्रा का कहना है कि जो बॉन्ड खरीद रहा है वो कमीशन नहीं दे रहा है, सरकार कमीशन दे रही है, यानी आम जनता की जेब से पैसा जा रहा है। गजब गजब का खेल है। छापा पड़ जाएगा इस डर से चंदा दो, छापा पड़ गया है फिर चंदा दो, धंधा मिल जाएगा इसलिए चंदा दो। इलेक्टोरल बॉन्ड के यही सब नाम हैं, चंदे के बदले धंधा और धंधे के बदले चंदा। दवा कंपनियां दवाओं के दाम कम नहीं करती हैं, मगर करोड़ों रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दे आ रही हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि दवा बनाने वाली 35 कंपनियों ने 1000 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। इनमें से 7 ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ खराब गुणवत्ता की दवा बनाने के मामले में जांच चल रही थी। उसी दौरान इन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे। स्क्रोल, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री ने मिलकर इस तरह की खोजबीन की है। आप ही सोचिए कि जो कंपनी 77 करोड़ का चंदा देगी वो दाम कम कर देगी क्या? जाहिर सी बात है आपकी जेब से निकाल लेगी। 12,930 करोड़ का चंदा मिला बीजेपी को। इसका हिसाब स्क्रोल की टीम ने कई ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद निकाला। आप जानते हैं कि यह सब जानकारी आपके शहर के बड़े बड़े अखबार नहीं बता रहे हैं। अगर वे हिंदी के अखबार हैं तो उनमें इस तरह की जानकारी आपको मिलेगी ही नहीं, बल्कि रिपोर्टिंग ही नहीं है, बंद हो चुकी है। इसलिए आप किसी से भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछेंगे तो मुमकिन है वह यही कहेगा उसे पता नहीं। गनीमत है कि रवीश कुमार ऑफिशियल के दर्शकों को पता है, क्योंकि हमने कई शानदार पत्रकारों के काम को समेटकर आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। यह उन्हीं पत्रकारों की तस्वीरें हैं जिन्होंने मिलकर भारतीय राजनीति के सबसे बड़े फ्रॉड और घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। स्क्रोल, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकारों की टीम ने मिलकर पड़ताल की और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई रिपोर्ट सामने लाई। इन तीनों संगठनों के पत्रकारों की संख्या करीबन 30 होगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के 7 पत्रकार हैं। हम नाम के साथ सबकी तस्वीरें मैच नहीं करा पा रहे, मगर इन सभी का नाम पढ़ना चाहता हूं। सुप्रिया शर्मा, धन्या राजेंद्रन, अबान उस्मानी, आनंद मंगनाले, अनीशा सेठ, अंजना मीनाक्षी, आयुष तिवारी, अजीफा फातिमा, बसंत कुमार, दिव्या श्लेषा, जयश्री अरुणाचलम, जोयाल एम राजशेखर, मारिया टेरेसा राजू, नंदिनी चंद्रशेखर, नील माधव, निकिता सक्सेना, पार्थ एमएन, पूजा प्रसन्ना, प्रज्वल भट्ट, प्रतीक गोयल, प्रत्युष दीप, राग मलिका कार्तिकेयन, रमन किरपाल, वैष्णवी राठौड़, रवि नायर, सांची हेगड़े, शब्बीर अहमद, शिव नारायण, राज पुरोहित, सिद्धार्थ मिश्रा, तबस्सुम, बरनागर वाला, ये सभी नाम स्क्रोल, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री की टीम के हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के कुछ और नाम हैं: नितिन सेठी, फुरकान अमीन, हर्षिता, मयंक अग्रवाल, तपस्या, अनूप जॉर्ज फिलिप, श्री गिरीश जलिहल है। यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन एक्स की पूनम अग्रवाल का भी नाम इसमें शामिल है। आप इनके चेहरे भले न जानते हों, मगर इनका काम भारत की पत्रकारिता में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप इन संस्थानों को मजबूत कीजिए, इनकी रिपोर्ट को पढ़िए और हो सके तो आर्थिक मदद भी दीजिए। गोदी मीडिया के दौर में इस तरह के पत्रकार होना, कम पैसे पर काम करना और हर महीने सैलरी का इंतजार करना, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसकी रोजाना तकलीफों की चर्चा आप तक नहीं पहुंचती। हम सभी को इन पत्रकारों का आभार व्यक्त करना चाहिए। बुजुर्ग लोकेश बत्रा भी तो पत्रकार ही हैं, जिन्होंने आरटीआई से हजारों पन्ने की जानकारी निकालकर झूठ का भांडा फोड़ दिया। आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर काम किसने किया है। इन पत्रकारों ने किया है, जिनकी तस्वीर अभी अभी दिखाई और नाम बताए। मगर अमित शाह इन्हें इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। दे किसे रहे हैं? उन चैनलों के एंकरों को जिन्होंने ना तो ऐसी खबर की है और ना ऐसी किसी खबर को आगे बढ़ाया है। अगर इन पत्रकारों को गृहमंत्री इंटरव्यू दें और जनता देखे तो पता चलेगा कि गोदी मीडिया के एंकर पलटकर भी सवाल पूछने के लायक नहीं हैं। अमित शाह गोदी चैनलों के कार्यक्रम में बहुत आसानी से कह देते हैं, राहुल गांधी यह बताएं कि इंडिया अलायंस की पार्टी को 6000 करोड़ का चंदा कहां से मिला। यह बात तो है, मगर और ज्यादा बात ठीक होती जब अमित शाह खुद यह बता देते कि बीजेपी को 12,930 करोड़ का चंदा कहां से मिला, छापे के पहले कितना मिला और कंपनियों पर छापे के बाद कितना मिला। बीजेपी 10 साल से केंद्र में है।
वह दावा करती है कि भ्रष्टाचार दूर कर दिया गया है। चुनावी चंदे को लेकर जो रिपोर्ट आई है उससे भ्रष्टाचार से लेकर वसूली तक के संदेह पैदा होते हैं। बीजेपी को इसकी जांच की मांग करनी चाहिए, ना कि यह बहाना बनाना चाहिए कि कांग्रेस को भी चंदा मिला है, तृणमूल को भी चंदा मिला है। यह मामला इसका नहीं है कि किसे क्या मिला या सबको मिल गया। मामला यह है कि एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके इस्तेमाल से कई कानून तोड़े गए। अगर छापे के बाद चंदा देने का मामला साबित होता है तो यह एक तरह की वसूली है, हफ्ता वसूली। छापा मारने वाली एजेंसी बीजेपी की सरकार के नियंत्रण में है, विपक्ष के नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।